हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 10.2 के लिए थ्योरी बता रहा हूं, यानी वेक्टर्स में एडिशन ऑफ वेक्टर्स से हम लोग शुरू करेंगे। इसमें कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रूफ करेंगे, सेक्शन फार्मूला प्रूफ करेंगे, डायरेक्शन को साइंस पढ़ेंगे, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ हम लोग को आज पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं, लेकिन आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस ट्यूटोरियल के दौरान आप कहीं मत जाइएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें है आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों का योग। तो इसके लिए एक खास नियम है, वो नियम के अनुसार ही हम लोग दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। वो नियम है कि टू वेक्टर्स कैन बी ऐड, दो वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं इफ़, यदि टर्मिनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर्स आर कोइंसाइड, यानी फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और सेकेंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड हो जाए, मतलब एक ही हो जाए। यानी इसको हिंदी में कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स को तभी जुड़ सकते हैं यदि प्रथम वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही बिंदु हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कोई वेक्टर है ए बी, ए से बी की तरफ जा रहा है ना। तो दूसरा वेक्टर जो है आपका इस बी से जो शुरू होना चाहिए, बी से सी की तरफ आपका जा रहा है, तब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। यानी कि फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और सेकेंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही बिंदु है। ठीक है, अब देखिए कि कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू किया, बी पर गया, और फिर बी से चलना शुरू किया, सी पर गया। तो अभी जो है वो ओरिजिनल पॉइंट से कितना दूरी पर है, तो ओरिजिनल पॉइंट से कितना दूरी पर है, इसको जानने के लिए ए से सी को डायरेक्ट मिलाते हैं। तो यही AC लाइन हम लोगों को बताता है कि इसका दिशा और परिमाण है ना। यानी कि वेक्टर AB अब प्लस वेक्टर BC को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, तो वेक्टर AC मिल रहा है। इसी नियम को, इसी संबंध को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है। यहाँ पे नोट करेंगे, दिस इज known as triangle law of vector addition। इसी को क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो इसमें आपको खास ध्यान में रखना है कि दो वेक्टर को तभी जोड़ सकते हैं यदि फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और सेकेंड वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक ही बिंदु हो। जैसे मान लीजिए कि इसी वेक्टर में अगर हम आपसे कहें, क्वेश्चन आपको दें कि वेक्टर BC बताइए कि क्या है ना। तो वेक्टर BC क्या है, BC इक्वल टू क्या है, तो आपको इस ट्रायंगल में देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको इस ट्रायंगल में झांकने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको यहाँ देखना है कि कोई व्यक्ति B से चलना शुरू किया और C पे जाके अंत किया। तो यहाँ लिखेंगे B, अब प्लस यहाँ पे लिखेंगे C। B से चलना शुरू किया और C पर जा कर के अंत किया। तो देखिए त्रिभुज ABC में है ना, जैसे त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABC में, तो B और C की यहाँ पे बात हो गई है, तो बचा क्या, A। तो जा कर के A पर अंत करेगा, यानी इस A पर अंत किया और A से शुरू किया, यानी फर्स्ट वेक्टर का टर्मिनल और सेकेंड वेक्टर का इनिशियल दोनों एक ही पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अपने फिगर में देखेंगे कि BC, तो BC का डायरेक्शन है हमको पता है, यानी कि BC रहेगा। फिर BA, तो देखेंगे कि B से A की तरफ हमको मालूम नहीं है, A से B की तरफ मालूम है, तो इसको लिखेंगे जब AB, तो ये उलट जाएगा, इसके पहले माइनस लग जाएगा। फिर यहाँ AC, तो देखिए तो A से C की तरफ मालूम है, यानी कि वेक्टर AC रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि वेक्टर BC इक्वल टू वेक्टर AC माइनस वेक्टर AB। लेकिन पहला आपको क्या होना चाहिए, पहले जब शुरू करेंगे तो इस त्रिभुज में देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको यहीं से देखना है कि B से चलना है, C पर अंत करना है। तो देखिए यहाँ B से चलना है
और सी पर अंत करना है। जो त्रिभुज में जब 2 पॉइंट आपको मालूम है, तीसरा बच गया तो आपको यहाँ पे आ जाएगा दोनों में कॉमन, यानी कि बी से चलना है ए पर अंत करना है, फिर ए से चल के सी पर अंत करना है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, है ना। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि सो दैट सिद्ध करें कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, यानी सदिशों का योग कम्यूटेटिव होता है, इसे हम लोगों को सिद्ध करना है ना। सिद्ध करें कि सदिशों का योग क्रम विनिमेय होता है, कम्यूटेटिव को हिंदी में क्रम विनिमेय कहते हैं। तो इफ़ 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर गिवन, यदि 2 वेक्टर ए और बी दिया गया हो, है ना, देन तब वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए होता है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, इसी रिलेशन को कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। यानी कि यदि 2 वेक्टर्स ए और बी दिया गया हो तो वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, इसी संबंध को कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है ना। अब हमें सिद्ध करना है कि 2 सदिशों का योग कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग प्रूफ वाले नोट कर दें, है ना, और मान लेते हैं कि आपका जो है यहाँ पे कोई एक वेक्टर है ए बी। ठीक है, तो ए से बी की दिशा में जो पोजीशन वेक्टर है इसका नाम ए दे देते हैं, और यहाँ से आपका कोई वेक्टर है बी सी, तो बी से सी की दिशा में जो पोजीशन वेक्टर है इसका नाम हम वेक्टर बी दे देते हैं। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हम लोगों को क्या बताएगा, तो ए से बी जो है इसका दिशा और परिमाण हम लोगों को बताएगा। ठीक है, अब जो है हम इसमें नोट करें कि इन ट्रायंगल ए बी सी वी है, तो ए बी सी से हमें ज्ञात है कि हमें ए सी निकालना है। क्या निकालना है, वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी निकालना है, तो इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब ए बी सी में हम लोग जा रहे हैं, तो ए से शुरू करना है और यहाँ सी पर अंत करना है। तो ए बी सी में ए और सी ले लिए तो बच गया बी, यानी ए से बी पर और बी से सी पर। फिर इसके बाद लिखेंगे वेक्टर ए सी इक्वल टू ए से बी की दिशा में, देखिए क्या है, तो ए से बी की दिशा में आपका पोजीशन वेक्टर ए है, आप प्लस बी से सी, तो बी से सी की पोजीशन वेक्टर बी है, इसका नाम देंगे इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, तो हम ए बी को एडजेसेंट साइड मान करके, आसन भुजा मान करके, और बी सी के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट यहाँ खींचते हैं, कोई एक रेखाखंड खींचते हैं इस तरह से, है ना, और इसका जिधर डायरेक्शन है उधर हम इसका डायरेक्शन दे देंगे। जितना इसका दूरी है उतना ही दूरी नाप के काट लेंगे, तो इक्वल वेक्टर की परिभाषा से ही वेक्टर बी हो जाएगा। जब 2 वेक्टर आपस में बराबर समानांतर हुआ, एक ही दिशा में हो, तो उसे पैरेलल वेक्टर कहते हैं। फिर अब हम इसका नाम दे देते हैं डी, तो ए डी को एडजेसेंट साइड मान करके ए बी के पैरेलल हम यहाँ से खींचते हैं, है ना, सेम डायरेक्शन दे देते हैं। तो ए से बी और डी से सी, तो दूरी भी, इसका डायरेक्शन भी सेम हो गया और दूरी भी, डिस्टेंस भी सेम हो गया, सेम डिस्टेंस लिए, तो इसलिए इसको हम लोग इक्वल वेक्टर की परिभाषा से ये कह सकते हैं। तब यहाँ नोट करेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी वी है, इसमें भी हमें ए सी निकालना है। इसमें क्या निकालना है, तो ए सी निकालना है। तो यहाँ नोट करेंगे वेक्टर ए सी इक्वल टू, तो ए सी निकालना है, तो आपको इस त्रिभुज में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ए से चलना शुरू करना है, आप प्लस फिर आपको जो है सी पर जा कर के अंत कर देना है। तो ए सी डी में ए और सी आपको मिल गया, तो बचा डी, यानी डी दोनों में लगा देंगे, यानी ए से डी पर और डी से सी पर। अब यहाँ नोट करेंगे ए सी इक्वल टू, तो ए डी, तो ए से डी की तरफ देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है, तो बी है, प्लस डी सी, तो डी सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ए है, इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। तब इसके बाद नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd वी गेट, इक्वेशन 1st और 2nd से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए ये दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा। तो इसलिए आपका हो जाएगा ये वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, नोट कर देंगे प्रूफ। यानी 2 वेक्टर आपको अगर जोड़ना हो, ऐड करना हो,
तो किसी को भी पहले और किसी को बाद में लिख के जोड़ सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सो दैट, यानी सिद्ध करें कि सो दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज एसोसिएटिव, यानी सदिशों का योग एसोसिएटिव होता है। सिद्ध करें कि सदिशों का योग साहचर्य होता है। तो इफ 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर गिवन, यदि 3 वेक्टर ए बी और सी दिया गया हो, देन तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल होता है वेक्टर बी प्लस, है ना, इक्वल होता है आपका वेक्टर ए प्लस बी। यहाँ पे नोट करेंगे वेक्टर ए प्लस बी अब प्लस वेक्टर सी। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। इसी रिलेशन को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, है ना। फिर यहाँ पे आएंगे कि यदि 3 वेक्टर्स ए बी और सी दिया गया हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल होता है वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी अब फिर प्लस वेक्टर सी के। यानी पहले हम लोग अंत वाला दोनों को जोड़ दें तब पहला में जोड़ें, या पहला दोनों को जोड़ के तब अंत वाला में जोड़ें, इसका वैल्यू बराबर मिलता है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसी संबंध को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। आइए अभी से हम लोग को प्रूफ करना है, सो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए 3 वेक्टर्स की आवश्यकता है आपको, है ना। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ए हो गया आपका यहाँ पे वेक्टर, एक वेक्टर हो गया आपका यहाँ से ए से चलना शुरू किए और बी पर जा कर के अंत कर दिए। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर का नाम दे दिए ए। दूसरा जो है हम बी से चलना शुरू करते हैं और सी पर जा कर के अंत कर देते हैं, तो इसका नाम दे दिए पोजीशन वेक्टर बी। फिर तीसरा जो है सी से चलना शुरू करते हैं और डी पर जा कर के अंत कर देते हैं, तो इसका हम नाम दे देते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर हो गया सी, है ना। तो इस सभी का दिशा और परिमाण, चूँकि ए से चलना शुरू किए डी पर अंत किए तो हम लोग ए से डी को मिलाएंगे, तो यही इसके दिशा और परिमाण को बताएगा। अब क्या है, तो हम ए से सी को मिलाते हैं, है ना, क्योंकि ए को और बी को जोड़ करके तो ए सी ही बताएगा। उसके बाद बी से डी को मिलाते हैं और इसका डायरेक्शन आपका इस तरह से हो गया, क्योंकि बी से सी या सी से डी गए तो इसको जोड़ने पर जो है आपको ये वाला बताएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पहुंचते हैं इस ट्रायंगल में, है ना। इसमें तो आपका जो है बी सी डी में चलते हैं, तो यहाँ नोट करेंगे कि इन ट्रायंगल बी सी डी वी है, यानी ट्रायंगल बी सी डी से हमें ज्ञात है कि, तो इसमें हम बी डी को निकालना चाहते हैं, तो यहाँ नोट करेंगे वेक्टर बी डी इक्वल टू। ठीक है, तो वेक्टर बी डी निकालना है तो हम लोगों को इस त्रिभुज से कोई मतलब नहीं, हमको यहाँ देखना है कि बी से चलना शुरू करना है और डी पर जाके हमको अंत करना है। तो बी सी डी में बी और डी ले लिए तो बचा सी, यानी बी से चलना है सी तक और फिर सी से चलना है डी तक। तो दिस इम्प्लाई बी डी वेक्टर बी डी इक्वल टू बी सी। तो बी सी का मान देखिए क्या है, तो बी सी का मान यहाँ वेक्टर बी है अब प्लस सी डी, तो सी डी का मान क्या है, तो वेक्टर सी है। इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 1। फिर इसके बाद अब इसमें भी हम चलते हैं ए बी सी में, तो नोट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी वी है। तो ए बी सी में चलेंगे तो हम इसमें ए सी निकालेंगे, है ना। तो यहाँ नोट करेंगे वेक्टर ए सी इक्वल टू, तो इस त्रिभुज से चतुर्भुज से कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ देखना है कि ए सी से हम लोगों को जाना है, तो यानी ए से चलना है शुरू करेंगे और सी पर जाके अंत करेंगे। तो ए बी सी में ए और सी ले लिए तो बचा बी, यानी ए से बी तक जाएंगे और बी से सी तक जाएंगे। फिर इसके बाद तो वेक्टर ए सी इक्वल टू ए बी, तो ए से बी तक की दूरी यहाँ क्या है, उसके दिशा का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ए है, तो यहाँ नोट कर देंगे ए। अब प्लस बी सी, तो बी सी का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है, तो बी है, तो इसको नोट कर देंगे बी। इसका नाम देंगे इक्वेशन 2। अब हम इसमें आते हैं, है ना, और इसमें हम चलेंगे किसमें, तो आपका ए बी और डी में चलते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे इन ट्रायंगल
ए बी डी वी है, और इसमें जो है हमको ए डी निकालना है। क्या निकालना है? ए डी। तो ए डी निकालना है तो फिगर से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ देखना है कि ए से चलना शुरू करेंगे प्लस फिर यहाँ डी पर अंत करेंगे। तो ए बी डी में ए और डी ले लिए तो बचा बी, यानी ए से बी तक और बी से डी तक। तो यहाँ ए डी इक्वल टू, है ना, अब ए बी, तो ए से बी तक अब फिगर में देखेंगे ए से बी तक का पोजीशन वेक्टर क्या है? तो ए है, तो इसलिए इसके स्थान पर नोट करेंगे ए। अब प्लस बी डी, तो बी डी का मान हम लोग इक्वेशन 1 में निकाले हैं। बी डी का मान क्या है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो यहाँ पे नोट कर देंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 3। फिर इसके बाद नोट करेंगे इन ट्रायंगल। अब हम लोग चलते हैं ए सी डी में, ए सी डी में। तो नोट करेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी वी है, और इसमें से भी हमको ए डी निकालना है। तो ए डी इक्वल टू निकालना है, तो फिगर से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को यहाँ से मतलब है। तो यहाँ नोट करेंगे कि ए से चलना शुरू करेंगे, अब प्लस डी पर जाके अंत कर देंगे। तो ए सी डी में ए और डी ले लिए तो बचा सी, यानी ए से सी तक जाएंगे या सी से डी तक जाएंगे। फिर इसके बाद दिस इम्प्लाई ए डी इक्वल टू, तो ए सी का मान देखेंगे कितना है ना। तो ए सी का मान हम लोग इक्वेशन 2 में निकाल चुके हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसके स्थान पर लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब प्लस सी डी, तो देख लीजिए यहाँ फिगर में सी डी का मान क्या है? वेक्टर सी है, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी। ठीक है, इसका नाम देंगे इक्वेशन 4। अब इसके बाद हम लोग यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। तो इक्वेशन 3 और 4 से हम पाते हैं कि, तो आप देख रहे हैं कि 3 और 4 में दोनों ए डी का ही मान है, दोनों में वेक्टर ए डी का मान है, यानी दोनों का एल एच एस बराबर है, तो इसका आर एच एस भी बराबर होगा। यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर सी। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, है ना, कि 3 सदिशों का योग एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ नोट कर देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को समझना है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्या समझना है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी सदिश का घटक। तो इसको देखते हैं कि किसी सदिश का कंपोनेंट क्या होता है, घटक क्या होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं फॉर 2D यानी कि 2 डायमेंशन के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ ओरिजिन है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट आपका XY है। तो हम ओरिजिन से P को मिला दिए, तो OP जो है हम लोगों को पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, और P से हम लंब डाल देते हैं इसके सामने वाला एक्सिस पर, यानी एक्स एक्सिस पर। तो ये हो गया PM लंब हो गया। तो O से M तक का दूरी जो है, तो ये x दूरी यहाँ पे हो गया, और चूँकि x नियामक है यहाँ पे दिया है, और M से P तक का दूरी y के पैरेलल है, यानी कि ये y दूरी है, तो यहाँ पे y दूरी दिया है। इसका भी डायरेक्शन देंगे, जब ये डायरेक्शन पता है आपको P पर जाना है O से, तो O से चलेंगे M पर जाएंगे, और फिर M से चलना शुरू करेंगे तब ना P पर जाएंगे। तो इस त्रिभुज में आइए इन ट्रायंगल OMP V है, यानी ट्रायंगल OMP से हमें ज्ञात है कि हमको वेक्टर OP निकालना है। तो वेक्टर OP इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर OM अब प्लस वेक्टर MP। क्योंकि OP आपको निकालना है, तो O से चलेंगे और P पर अंत करेंगे, तो बीच में बच गया M, यानी OM प्लस MP। फिर इसके बाद तो वेक्टर OP इक्वल टू, तो देखिए चूँकि यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर वेक्टर OM निकालना है, तो OM का मतलब हुआ O से M तक का दूरी और O से M की दिशा का यूनिट वेक्टर। तो O से M तक का दूरी क्या है? x है, और x अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है? i कैप होता है। तो ये हो गया आपका i कैप। ठीक है, इसी प्रकार M से P तक जाना है, यानी कि वेक्टर MP आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका M से P तक की दूरी
और m से p की दिशा का यूनिट वेक्टर। तो m से p तक का दूरी यहाँ पे y है और y है यानी कि y अक्ष की दिशा है, तो y अक्ष की दिशा का यूनिट वेक्टर j होता है। तो ये आपका j कैप हो गया, यानी कि OM के स्थान पे आ गया आपका xi और MP के स्थान पे आ गया आपका yj। तो वेक्टर OP आपको निकल गया है ना। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी ओ से मिला दें तो वो पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस में है ना, यानी एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स के दिशा में जो यूनिट वेक्टर है उससे गुना करते हैं, जैसे आई से गुना हुआ, फिर प्लस वाई कोऑर्डिनेट में वाई के दिशा में जो वेक्टर है उससे यूनिट वेक्टर है उससे गुना कर दिए, सबको जोड़ दिए तो पोजीशन वेक्टर मिल गया है ना। इसी प्रकार यहाँ पे सिमिलरली, यानी इसी प्रकार अगर आपको 3D में दिया जाए, 3 डायमेंशन में फिगर बनाया जाए इस तरह से, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन, और ये हो गया आपका पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि वेक्टर ओपी बताइए, तो देखिए वेक्टर ओपी क्या बताएंगे आप। तो वेक्टर ओपी हो जाएगा आपका क्या, तो x है तो x और x की दिशा का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, तो इसमें आई कैप से गुना कर देंगे। उसके बाद y है तो y, अब y के दिशा का यूनिट वेक्टर j होता है तो इसमें j से गुना कर देंगे। और फिर यहाँ पे z है तो z के यूनिट वेक्टर क्या होता है दिशा में, तो k, यानी कि z में हम लोग k से गुना कर देंगे और सब को जोड़ देंगे, तो इस तरह से हम लोगों को वेक्टर ओपी निकल गया। यानी कोई भी बिंदु का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो सीधे कोऑर्डिनेट में आई जे के से गुना करके जोड़ देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। ये जो आपको पोजीशन वेक्टर मिला ना, तो इसमें जो एक्स वाई जेड है इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट है ना। यहाँ पे एक्स वाई जेड आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी। ठीक है, तो एक्स वाई जेड जो रहता है यानी आई जे के का जो कोफिशिएंट रहता है, गुणांक रहता है, इसी को स्केलर कंपोनेंट कहते हैं है ना, अदिश घटक कहते हैं। और एंड एक्स के साथ दिशा भी बतावें, यानी एक्स आई कोमा वाई जे कोमा जेड के, यानी दिशा के साथ अब इसको बताएंगे तो आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी। तो इसको वेक्टर ओपी का वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को समझना है कि मॉडुलस कैसे निकालें। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे है ना कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर यानी एक सदिश का मापांक कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 2D में हो गया पहले, फॉर 2D, फिर 3D में देखेंगे, ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है ना, कोई पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो यहाँ से हम लंब डाले PM, तो O से M तक का दूरी हो गया आपका x और M से P तक का दूरी हो गया y। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका, O से P तक आपका डायरेक्शन है ना। तो आपको यहाँ कहें कि इसका डायरेक्शन इसमें सही ढंग से दीजिए, तो आप O से जाएंगे M पर और फिर M से जाएंगे P पर, तब ना आपका वेक्टर OP होगा। तो अभी आप सीखे हैं कि पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो x नियामक में गुना कर देंगे, x कोऑर्डिनेट में गुना करेंगे x की दिशा का यूनिट वेक्टर यानी i से, आप प्लस y में j से, तो ये हो गया आपका वेक्टर OP का पोजीशन वेक्टर। लेकिन हम लोगों को O से P तक का दूरी निकालना है, यानी OP का मतलब हुआ O से P तक का दूरी। ठीक है, OP का मॉडुलस ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब हुआ O से P तक का डिस्टेंस, और O से P तक का डिस्टेंस के लिए आपका हो जाएगा है ना, चूँकि ये क्या है कर्ण है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
अथवा आप अगर इसका नियामक 0 0 लिख दें 0 0, तो डिस्टेंस फार्मूला से भी चलेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आप प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, तो आपको OP का मॉडुलस यहाँ पे मिल गया। तो इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई वेक्टर दिया है और उसका हमें मॉडुलस निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो जो वेक्टर दिया है उसका मॉडुलस निकालना है तो रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, है ना। सेम इसी प्रकार, है ना, सेम इसी प्रकार यदि आपको यहाँ पे ये वेक्टर मालूम है, जैसे 3 डायमेंशन में आपको ये वेक्टर मालूम है यानी OP इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस Z के मालूम है, और वेक्टर OP का आपको मॉडुलस निकालना है तो रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर अब प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो इस तरह से हम लोग को क्या निकल जाता है, तो उस वेक्टर का मॉडुलस निकल जाता है। यानी किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालना है तो रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। क्या देखेंगे, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो दो बिंदु को मिलाने वाला सदिश, तो माना कि लेट P एंड Q, जहाँ P का नियामक x1 y1 z1 और Q का नियामक x2 y2 z2 है, आर एनी 2 पॉइंट्स, कोई दो बिंदु हैं, देन द वेक्टर ज्वाइनिंग P एंड Q इज वेक्टर PQ। तो P और Q को ज्वाइन करेंगे तो उसको वेक्टर PQ से दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका इस तरह से यहाँ पे कोई दो पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे P है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, यहाँ Q है ना, Q का कोऑर्डिनेट आपको x2 y2 और z2 है। अब क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं, O हो गया, x हो गया, y हो गया, और इसको ऐसे खींच देंगे तो इधर z हो जाएगा। अब ओरिजिन से हम जो है P को मिला दें तो कहेंगे कि वेक्टर OP बताइए, तो वेक्टर OP आप बता सकते हैं कैसे, तो x1i प्लस y1j प्लस z1k। इसी प्रकार कहें कि वेक्टर आपको O से पहले हम मिला देते हैं Q को, और तब आपसे कहते हैं कि OQ बताइए, तो OQ आप कैसे बताएंगे, तो जो इसमें कोऑर्डिनेट दिया है ij से गुना कर देंगे, यानी x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। अब इसके बाद आपको इस त्रिभुज में PQ का मान निकालना है ना, तो यहाँ नोट करेंगे कि इन ट्रायंगल POQ V है, POQ से हमें ज्ञात है कि वेक्टर PQ इक्वल टू, तो त्रिभुज में देखने की ज़रूरत नहीं है, हमको P से चलना शुरू करना है और Q पर जाके अंत करना है। तो POQ में PQ ले लिए तो बचा O, यानी P से चलेंगे O पर और O से चलेंगे Q पर। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें PO मालूम है तो P से O की तरफ मालूम नहीं है, OP मालूम है, इसलिए इसको जब उलट देंगे OP लिखेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब फिर देखेंगे OQ मालूम है तो O से Q की तरफ मालूम है, हाँ, तो यहाँ पे OQ लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा आपका, पहले लिख दें OQ और माइनस लिख दें OP, ठीक है। अब जो है OQ का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, तो OQ के स्थान पे इसका मान रखें तो x2i प्लस y2j प्लस z2k और माइनस OP, तो OP का भी मान यहाँ पे है x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब इसके बाद इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, x2i प्लस y2j प्लस z2k, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k, ठीक है। अब जो है फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया आपका दिस इम्प्लाई वेक्टर PQ इक्वल टू, तो i को i के साथ, है ना, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 इंटू i, दोनों से i कॉमन कर लीजिए, j को j के साथ, तो ये हो गया प्लस y2 माइनस y1 इंटू j, और k को k के साथ तो प्लस z2 माइनस z1 इंटू k। तो इस तरह से हम लोगों को मिल गया वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो अब इससे हम इस
इसको तुलना अगर करें तो देखिए हमको वेक्टर पी क्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या मिला, टर्मिनल में से इनिशियल घटा के आई जे के से गुना कर दिए, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटा के आई जे के से गुना कर देंगे तो हमें वेक्टर पी क्यू मिल गया। यानी x2 माइनस x1 आई आप प्लस y2 माइनस y1 जे आप प्लस z2 माइनस z1 के। तो क्या देखें कि टर्मिनल में से इनिशियल को घटा के आई जे के से गुना कर देते हैं तो हमें दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाता है, यानी कि P से Q की दिशा में पोजीशन वेक्टर मिल गया। अगर आपको Q से P की दिशा में अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो x1 y1 z1 में से x2 y2 z2 घटाएंगे। तो हमेशा याद रखेंगे कि टर्मिनल में से इनिशियल घटा के आई जे के से गुना किया जाता है, ठीक है। अगर इसका आपको पी क्यू का मॉडुलस निकालना हो तो ये हो जाएगा रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर आप प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर आप प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आप प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। क्या देखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और z एक्सिस, और ये ओरिजिन है। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 और z1 है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे कहें कि वेक्टर OP बताइए तो OP कैसे बताएंगे, तो OP आप बता सकते हैं कि xi, या इसमें x1 नोट कर दिए, x1 नहीं नोट करेंगे चूँकि एक ही पॉइंट दिखाना है तो एक ही हम लोग नोट करेंगे xyz। तो xi प्लस yj आप प्लस z के, ठीक है। यानी जो पॉइंट दिया है आई जे के से गुना करके जोड़ देंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब क्या है, तो x अक्ष के साथ यह जो कोण बनाएगा उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है ना। कोई भी पोजीशन वेक्टर है तो ओरिजिन से आप मिलाएंगे, तो ये x अक्ष के साथ कुछ तो कोण बनाएगा उसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। y के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बना उसको बीटा से डिनोट किया जाता है, और z एक्सिस के साथ जो कोण बना उसे गामा से डिनोट किया जाता है। और यहाँ अल्फा बीटा और गामा जो है इसी को कहा जाता है हियर अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल ऑफ वेक्टर OP। तो इसी अल्फा बीटा गामा को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंगल ऑफ वेक्टर OP। वेक्टर OP का डायरेक्शन एंगल कहते हैं। और कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस, है ना। और इसी एंगल पर जब हम लोग कॉस अप्लाई कर देते हैं एंड कॉस अप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OP। और इस पर जब हम लोग अल्फा बीटा गामा पर जब कोस अप्लाई कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक है। यानी कि यदि कोई वेक्टर x के साथ y के साथ और z के साथ जो कोण बनाता है उसे क्रमशः अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। x के साथ कोण बनेगा तो अल्फा से, y के साथ बनेगा तो बीटा से, z के साथ बनेगा तो गामा से, ठीक है। और उसके बाद यदि उस पर कोस अप्लाई कर दें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोस अप्लाई कर दें तो उसे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तथा इसे कोस अल्फा जो है इसे L से डिनोट किया जाता है, कोस बीटा को M से डिनोट किया जाता है और कोस गामा को N से डिनोट किया जाता है, ठीक है। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को क्रमशः L M N से डिनोट किया जाता है। यानी आप ये समझिए कि आपको अगर यहाँ एक वेक्टर दिया है ना, और कहा जाए कि आप L M N का मान निकालिए तो कैसे निकालेंगे। तो आइए एक ठो निकालते हैं, बाकी सब हम लोग इसी तरह से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लंब डाल दिए y अक्ष पर, PM लंब डाल दिए, तो ओरिजिन से M तक का दूरी तो y अक्ष की दूरी है, तो यहाँ पे दिया है यानी ये दूरी हो जाएगा y, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करें कि इन ट्रायंगल, है ना, OMPV है,
तो OMP से हमें ज्ञात है कि अगर इसमें cos बीटा का मान निकाले तो देखिए इस त्रिभुज में cos बीटा, तो जो यहाँ बीटा है तो इसके सामने वाला तो आपका परपेंडिकुलर हो गया ही, ये वाला बेस हो गया, तो आप जानते हैं कि B/H cos थीटा बराबर B/H, तो इसमें हो गया B का मान हो गया आपका OM और H का मान हो गया OP। तो ये हो गया आपका OM और ये हो गया OP, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई cos बीटा इक्वल टू क्या हो गया, तो OM, तो O से M तक का देखिए यहाँ पे दूरी पता है आपको y, और OP का मतलब हो गया कि वेक्टर OP का मॉडुलस, ठीक है, वेक्टर OP का मॉडुलस है ना, यानी कि आपको M का मान यहाँ मिल गया। तो यहाँ पे नोट करेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार अगर L का मान निकालना हो तो cos अल्फ़ा है ना, तो ये हो जाता है x बाई वेक्टर OP का मॉडुलस। फिर M का मान निकालना हो तो आप तो M का मान देखिए लिए यहाँ पे cos बीटा, तो ये हो गया y बाई OP का मॉडुलस, और N का मान निकालना हो तो cos गामा यानी कि z बाई OP का मॉडुलस। तो ये जो है हम लोगों का फार्मूला हो गया, इस फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि अगर आपका यहाँ पे कोई वेक्टर दिया है, जैसे वेक्टर यहाँ पे OP आपको मालूम है और L का मान निकालना है ना, तो यहाँ I का कोफिशिएंट बाई OP का मॉडुलस तो L हो गया, J का कोफिशिएंट बाई OP का मॉडुलस तो M हो गया, और K का कोफिशिएंट बाई OP का मॉडुलस तो N हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर हम लोग नाउ L² प्लस M² प्लस N² करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका L² यानी कि x² बाई OP के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस M² यानी कि यहाँ पे हो जाएगा y² बाई OP के मॉडुलस का स्क्वायर, और N² का मतलब हो गया z² बाई OP के मॉडुलस का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसमें LCM देख रहे हैं कि सेम है, तो ऊपर वाला भी तो सेम ही होगा, यानी x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। अब आप यहाँ आइए और देख रहे हैं कि जब OP इक्वल टू इतना है तो इसलिए OP का मॉडुलस पूछें कि क्या होगा, तो ये क्या बताएंगे आप, √x² प्लस y² प्लस z², ठीक है। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो OP के मॉडुलस का स्क्वायर तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z², यानी यहाँ x² प्लस y² प्लस z² है, तो इसके स्थान पे आप OP के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बटा OP के मॉडुलस का स्क्वायर यहाँ है तो ये कट के क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे आपका सिद्ध हो जाता है कि L² प्लस M² प्लस N² का मान हमेशा क्या होता है, तो 1 होता है। इस बात को भी आपको हमेशा याद रखना है ना। तो इसमें आप दो मुख्य चीज़ समझे कि अगर कोई वेक्टर आपको यहाँ दिया है, OP दिया है, इसका कहा जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो उसका मॉडुलस निकाल लीजिएगा x बाई है ना OP का मॉडुलस तो L का मान हो जाएगा, y बाई OP का मॉडुलस तो M का मान हो जाएगा, z बाई OP का मॉडुलस तो N का मान हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि L इक्वल टू x बाई OP का मॉडुलस, M इक्वल टू y बाई OP का मॉडुलस, N इक्वल टू z बाई OP का मॉडुलस, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि L² प्लस M² प्लस N² का मान हमेशा 1 होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाई ए स्केलर है ना, यानी किसी स्केलर में एक अदिश में है ना, यदि किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर में गुणा कर दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर के डायरेक्शन में उतना ही गुना अधिक हो जाता है। यानी अगर वेक्टर A इक्वल टू आपको दिया है 2i प्लस 3j प्लस 5k, आपसे कहा जाए कि 2a वेक्टर 2a निकालिए, तो आप यहाँ नोट करेंगे वेक्टर 2a इक्वल टू तो 2 इंटू और 2i प्लस 3j प्लस 5k और 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 4i प्लस 3j प्लस 4i प्लस 3 दूना 6j प्लस 5 दूना 10k, यानी कि वेक्टर 2a का मान आपका क्या हो गया, तो जो वेक्टर दिया था उसी के दिशा में जितना से हम गुना किए उतना ही गुना अधिक हो गया है, ठीक है। यानी कि कोई वेक्टर दिया हो
और उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो सीधे सभी एलिमेंट में उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक्स वाई जेड में टोटल में हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन रहता है, मल्टीप्लाइड रहता है, उसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को समझना है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दो केस होता है इसमें। एक होता है आपका केस 1 में कि व्हेन आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली, यदि आर पी क्यू को इंटरनली डिवाइड करे, है ना, तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स ए लाइन, है ना, विच डिवाइड्स ए वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू, द रेशियो ऑफ एम रेशियो एन इंटरनली, विच पोजीशन वेक्टर्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रेस्पेक्टिवली। यानी उस बिंदु आर का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करें जो बिंदु पी एवं क्यू के मिलाने वाली वेक्टर को एम और एन के अनुपात में अंतः विभाजित करती है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर क्रमशः ए और बी है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ समझते हैं फिगर में। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपका दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपका यहाँ पे P है और दूसरा पॉइंट आपका कोई Q है। ठीक है, P पर का जो है कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 z1 है, Q पर का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। यहाँ पे कोई पॉइंट R है और R का कोऑर्डिनेट आपका x y z है। तो ये वेक्टर PQ के बीच में या कहीं भी आकर के, इसके मध्य कहीं आकर के R बैठ गया है और बता रहा है कि जहाँ बैठा है वहाँ से P तक की दूरी m है और वहाँ से Q तक की दूरी n है। तो इस बिंदु R का पोजीशन वेक्टर बताइए क्या होगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर आपका A है, यानी कि हम लोग जब इसको ओरिजिन से मिलावें तो ये हो गया आपका x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो हम यहाँ P को ओरिजिन से मिलावें, है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर A है। फिर इसके बाद जब Q को हम लोग ओरिजिन से मिलाएंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर B है, और R को जब मिलाएंगे हम लोग ओरिजिन से तो इसका पोजीशन वेक्टर R मान लीजिए कि है। ठीक है, तो अब हम लोगों को बताना है कि इस R का पोजीशन वेक्टर क्या है। तो आइए हम लोग R का पोजीशन वेक्टर बताते हैं। यहाँ नोट करेंगे इन ट्रायंगल POR V है, तो यहाँ पे वेक्टर हम PR निकालेंगे। तो वेक्टर PR इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर POR प्लस OR, क्योंकि P से चल के R पे अंत करना है। फिर यहाँ पे हम नोट करेंगे PO, तो P से O की तरफ हमको मालूम है, तो देखिए यहाँ P से O की तरफ मालूम नहीं है तो उलट देंगे तो हो जाएगा माइनस OP, है ना, प्लस O से R की तरफ मालूम है यानी OR रहेगा। ठीक है, तो इसको अब नोट कर सकते हैं कि OR माइनस OP, तो दिस इम्प्लाई वेक्टर PR इक्वल टू हो गया OR, तो OR का मान यहाँ पे वेक्टर R हो गया, माइनस OP, तो O से P तक की देखिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर A है ना, तो इसको यहाँ रहने देंगे। फिर इसके बाद अब नोट करेंगे इन ट्रायंगल अब ROQ, तो यहाँ पे नोट करेंगे इन ट्रायंगल ROQ V है। तो ROQ से हमें ज्ञात है कि, तो इसमें हमको RQ निकालना है, तो R से चलेंगे O पर और O से चलेंगे Q पर, क्योंकि P से चल के Q पॉइंट कर R से चल के Q पॉइंट करना है, तो R से Q पॉइंट किए। अब देखेंगे कि RO पता है कि नहीं है, तो यहाँ देखिए तो R से O पता नहीं है, OR पता है, तो जब यहाँ पे OR लिखेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा। OQ हम लोग देखिए यहाँ पे OQ हम लोगों को पता है, तो यहाँ पे OQ रहने देंगे। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई वेक्टर RQ इक्वल टू हो गया, तो पहले OQ लिखेंगे, OQ माइनस OR, तो दिस इम्प्लाई RQ इक्वल टू हो गया OQ। तो OQ का मान देखिए क्या है, OQ का मान वेक्टर B है और OR का मान है ना, OQ का B है और OR का R है, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर B माइनस वेक्टर R। तो अब यहाँ नोट करेंगे कि सिंस वेक्टर PR अब बटा वेक्टर RQ है ना इक्वल टू, तो M/N है, आप एक बार यहाँ फिगर से फिर से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि P से R तक का दूरी M है और R से Q तक का दूरी N है।
ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे नोट कर दिए पी आर बाई आर क्यू तो एम बाई एन। तो दिस इम्प्लाई पी आर के मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। पी आर का मान कितना है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। तो यहाँ नोट कर दिए वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, है ना। आर क्यू, तो आर क्यू का मान यहाँ निकाले हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर। तो ये हो गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर, ठीक है, इक्वल टू एम बाई एन हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें हम लोग करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एन वेक्टर आर माइनस एन वेक्टर ए इक्वल टू एम से हो जाएगा एम वेक्टर बी माइनस एम वेक्टर आर। तो हमें वेक्टर आर निकालना है, इसलिए आर को एक साथ रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एम वेक्टर आर प्लस एन वेक्टर आर इक्वल टू एम वेक्टर बी। आई माइनस में है तो ये उधर जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा एन वेक्टर ए। इसमें से हम लोग वेक्टर आर कॉमन करेंगे तो एम प्लस एन इक्वल टू तो एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए, है ना। अब जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस इम्प्लाई वेक्टर आर इक्वल टू तो एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बाई एम प्लस एन। तो यही हो जाता है हम लोगों का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं कि इफ़ आर बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यदि आर जो है पी क्यू का मिड पॉइंट हो जाए, है ना, देन तो देखिए जब आर इस पी क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा तो जितना दूरी पी से आर तक होगा उतना ही आर से क्यू तक होगा, यानी कि देन एम इक्वल टू हो जाएगा एन, है ना। तो दिस इम्प्लाई तो आर इक्वल टू आपका जो है एम, है ना, वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बाई एम प्लस एन है। तो अब यहाँ हम m का मान क्या रखेंगे, तो n रखेंगे। तो n वेक्टर b प्लस n वेक्टर a रहने देंगे बटा, फिर m के स्थान पे यहाँ n पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर से n कॉमन करें तो वेक्टर b प्लस वेक्टर a बटा हो गया 2n। तो n से n कट गया, है ना। तो यहाँ पे नोट कर देंगे दिस इम्प्लाई वेक्टर r इक्वल टू तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई 2। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि यदि मिड पॉइंट का निकालना हो, यदि आर मिड पॉइंट हो जाए तब दोनों वेक्टर को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे देंगे तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका एक पॉइंट P, यहाँ पे एक पॉइंट Q है। P का पोजीशन वेक्टर A है और Q का पोजीशन वेक्टर B है। यहाँ पे कोई पॉइंट R है और R का पोजीशन वेक्टर R है, आपको निकालना है। तो देखिए R इक्वल टू क्या होगा, तो A जो है M अनुपात N में डिवाइड कर रहा है। तो जब इधर का अनुपात लेंगे तो इधर का पोजीशन वेक्टर यानी M तो वेक्टर B प्लस यहाँ जब इधर का अनुपात लेंगे तो इधर का पोजीशन वेक्टर यानी N आई हो जाएगा वेक्टर A बटा M प्लस N। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा आपका ए बिंदु R का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ई हो गया इंटरनली के लिए, इंटरनली यानी जब अंतः विभाजित करता हो। फिर यहाँ पे वेक्टर R इक्वल टू M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A बटा M माइनस N कर देंगे, है ना। तो ये हो जाता है फॉर एक्सटर्नली, यानी कि यदि यह बाहर से विभाजित करता हो, बाहरी विभाजित करता हो, तब यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस याद रखिएगा, है ना। प्लस के स्थान पे माइनस, सेम फैशन से आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि P हो गया, Q हो गया, P का पोजीशन वेक्टर हो गया A, Q का पोजीशन वेक्टर B, R का नियामक आपको या R का पोजीशन वेक्टर निकालना है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। तो इधर का अनुपात तो इधर का पोजीशन वेक्टर प्लस इधर का अनुपात तो इधर का पोजीशन वेक्टर बटा अनुपातों का योग, तो इंटरनली हो गया। फिर सेम फार्मूला रहेगा, माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नली हो गया। अगर मिड पॉइंट का निकालना हो तो मिड पॉइंट का निकालना हो तो दोनों जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी मिड पॉइंट का निकालना हो तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों को मिड पॉइंट का निकल जाएगा, ठीक है। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए
और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास